सबसे पहले तो आपने जो कहा कि डी फैक्टो तो 370 चला गया, लेकिन डी जूरे तो 370 चला गया, लेकिन डी फैक्टो अभी भी कायम है। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं तो पाते हैं कि आपके वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ को नागरिकता मिल रही है, जो डोमिसाइल है वो भी ठीक है। लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है कि कुछ टाइम लिमिट दी रही है, लेकिन मिल रही है और रास्ता तो खुल गया है। उसके अतिरिक्त जो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था वो समाप्त हो गया है कि कोई भी महिला यदि बाहर शादी करती थी तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता से और उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था, वो समाप्त हो गया। उसके अतिरिक्त वाल्मीकि समाज जो है वो पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया। तो आपको लगता है कि ये 370 हटने के कारण हुए हैं, तो आप ऐसा तो मानते हैं कि डी फैक्टो 370 अभी भी कायम है? देखिए 370 और 35 जिस समय खत्म हुआ तो उसके इमीडिएट बेनिफिट्स जो जम्मू संभाग में रहे, जिन लोगों का आपने जिक्र किया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, महिलाओं के साथ जो अत्याचार जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ, वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग, इमीडिएटली एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन थी कि वो सब कानून चले गए जिन कानूनों के आधार पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। डोमिसाइल की आपने बात की, डोमिसाइल कानून आने के बावजूद भी इन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला क्योंकि उसमें 15 साल की लिमिट है। लेकिन अल्टीमेटली आपने भारतीय नागरिकों के लिए फिर 15 साल की एक दीवार खड़ी कर दी कि भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में आके ना बस सकते हैं, ना नौकरी सरकारी पा सकते हैं और ना ही इंटीग्रेट हो सकते हैं। लेकिन दैट अपार्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं 370 और 35 के खत्म होने के। मैं एक फंडामेंटल इशू पे आ रहा हूँ, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट देखिए किस तरीके से ऑपरेट करती है। 370 और 35 ये सुनिश्चित करता था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता इस्लामिस्ट्स के पास रहे, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पास रहे। तो 370 और 35 का वर्स्ट विक्टिम जो था वो जम्मू संभाग था। 370 और 35 खत्म करने के बाद एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए था कि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन होनी चाहिए थी। लेकिन इस डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट ने अंदर से कब्जा करके ऐसे फैसले करवाए जिन फैसलों के आधार पर सत्ता फिर कश्मीर को देने का प्रावधान भारत सरकार ने किया। फॉर इंस्टेंस, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, जो नया डिलिमिटेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया है जम्मू कश्मीर में अगले असेंबली इलेक्शंस करने से पहले, उस डिलिमिटेशन प्रोसेस में आधार बनाया गया 2011 के सेंसस को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, 2011 का सेंसस हो, 2001 का हो, 1981 का हो, 1991 में तो जम्मू कश्मीर में हुए। हमारे अलावा भाजपा की भी आधिकारिक पोजीशन ये है कि 2011 का सेंसस तो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, एक फर्ज्ड सेंसस है, एक टेबल सेंसस है। और उसे प्रूव करने के लिए बहुत सारे तथ्य एकजुट जम्मू ने भी पब्लिक डोमेन में रखे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने समय समय पे इस पे आर्टिकल्स लिखे, एविडेंस सामने रखे, कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये साबित करने की कोशिश की कि ये फ्रॉड और फर्ज्ड है। बहुत सारी टेस्टिमनीज भी उन लोगों की जिन्होंने सेंसस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन वो भी छोड़ दीजिए, एक पल के लिए आप ये मान लीजिए कि जो पार्टी इन पावर है, पार्टी इन पावर की आधिकारिक पोजीशन ये है, ऑफिशियल पोजीशन ये है, इन राइटिंग पोजीशन ये है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है। इसमें कश्मीर की पॉपुलेशन को बहुत गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और जम्मू की पॉपुलेशन को कम किया गया है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एज फार एज जम्मू इज कंसर्न, जम्मू प्रोविंस इज कंसर्न, इसमें -10% कर दिया गया। अच्छा, आप 91 का अगर डेटा देखेंगे, 90s के दशक का, जिस समय 4 से 5 लाख हिंदू नरसंहार फेस करके वहां कश्मीर से जम्मू आए, तो ये दिखाया गया कि कश्मीर की पॉपुलेशन 24% बढ़ गई। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसके आधार पर ये साबित भी होता है और ये माना भी गया लार्जली। देखिए, लेकिन जब सीट के बंटवारे का मामला आया 370 खत्म होने के बाद, जब ये तय होना था कि सत्ता में जम्मू की प्रॉपर और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी या नहीं होगी, तो फिर से वही सबवर्सिव एक्ट करके आधार उस चीज को बना दिया गया जिस चीज के कारण सत्ता फिर कश्मीर के हाथ में जाएगी। अब देखिए, आर्ग्यूमेंट कोई भी हो कि हमें इलेक्शन करवाने, मेरा एक सिंपल सवाल है कि जम्मू कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर में 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद आपको अगर डेमोक्रेसी की आधारशिला रखनी है तो क्या आप वो फॉल्सहुड पे रखेंगे? डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन नंबर्स एज फार एज योर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट इज कंसर्न, जो सत्ता के गलियारे हैं जहां से लोगों के भविष्य का निर्णय होना है, आप उसका आधार झूठ पे नहीं रख सकते। तो एक तो डिलिमिटेशन प्रोसेस इन्होंने उस आधार
पे रखा जिस आधार पे सत्ता फिर से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएगी, उन्हें उनकी पॉपुलेशन से अधिक सीट्स मिलेंगी, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि देखिए डेमोग्राफिक इन्वेजन को लेके हमने इसे राष्ट्रव्यापी एक मूवमेंट बनाया। हमने कोर्ट में जाके इनके कानून तक ध्वस्त करवा दिए, ऑर्डर्स तक निष्क्रिय करवा दिए, जो और तरीकों से रोहिंग्यास की सेटलमेंट करके, फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट करके, रिवर बेड्स एनक्रोचमेंट करके वो कोर्ट में लेके बहुत हद तक कंट्रोल करवाया। लेकिन देखिए यहाँ की सरकार ने इंटरनल एक कंट्रोल फ्रॉम विद इन होने के कारण इस्लामिस्ट का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका डाल दी, और उसमें ये इफेक्टिवली कहा गया है कि देखिए बहुत सारे गरीब मुसलमान हैं जो स्टेट लैंड पे रहते हैं, हम एक स्कीम लाना चाहते हैं जिस स्कीम के तहत जिन लोगों ने एक एक घर बनाया है उनके नाम पे हम ये सरकारी जमीन वैसे की तैसे रख लें, इसलिए आप रोशनी की जजमेंट को पुनर्विचार। ये तो दूसरी चीज, डेमोग्राफिक इन्वेजन को फॉर्मली एक्नॉलेज ना करना सरकार के द्वारा, और डेमोग्राफिक इन्वेजन के मोस्ट इफेक्टिव टूल को ध्वस्त करने के बाद उसे पुनर्जीवित करने के प्रयास करना, ये एक डिफेक्टो इस्लामिक स्टेट का ही कृत्य है। तीसरा आप आइए, 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में फ्रॉड करके, मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करके जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो जो गेजेटेड पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है, या SSRP हो जो नॉन गेजेटेड पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है, या जम्मू कश्मीर बैंक हो, तीनों ही दायरों ने तथ्यों के आधार पर यह साबित कर दिया कि 370 और 35A से पहले जिस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से कश्मीर में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, अभी भी वैसी ही दी जाती रहेगी। बहुत सारे तथ्य हमने पब्लिक डोमेन में रखे, बहुत सारे ऑर्डर्स हमने पब्लिक डोमेन में रखे। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई जहां पे DRDO ने हॉस्पिटल, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स, कोविड हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए, जम्मू में एक और कश्मीर में एक। तो जब उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन मंगवाए गए तो कश्मीर के DRDO ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें यह कहा कि कश्मीर के DRDO के लिए केवल और केवल कश्मीर संभाग के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू के DRDO अस्पताल की रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें यह कहा गया कि पूरी स्टेट से कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जम्मू के लोगों ने शोर मचाया, वी मेड इट एन इशू। ये इलीगल नहीं है? दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल, एब्सोल्युटली इलीगल। और लेकिन 3 घंटे के भीतर भीतर जिस तरीके से माहौल बना, जिस तरीके से पब्लिक आउटक्राई हुई, जिस तरीके से इस मुद्दे को एकजुट जम्मू ने और हमने उठाया, सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़क पे जाके, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, 4 घंटे के भीतर भीतर एक क्लैरिफिकेशन आ गई और जम्मू संभाग के अस्पताल की पोस्ट्स को जम्मू डिवीजन के लोगों के लिए ही सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूं कि when the system is controlled from within, so you would see all these things happening। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया होता, आवाज नहीं उठाई होती, और सत्ता में जो इस समय पार्टी है, जिनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, केंद्र में जिनकी सत्ता है, उन्होंने इस इशू को नहीं उठाया। ये कैंडिडेट सामने आए, एकजुट जम्मू सामने आया और सामाजिक संगठन सामने आए, उसके बाद ये हुआ। देखिए जम्मू में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल रखने वाले बहुत सारे एरियाज हैं जो कश्मीर से भी काफी आगे। 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद उन एरियाज को डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं आया। इनफैक्ट हमने ये देखा कि ट्विटर हैंडल भी जम्मू का बंद करवा के डायरेक्टर कश्मीर का ट्विटर हैंडल, टूरिज्म के डायरेक्टर का, उसे ही एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिली और जम्मू के ट्विटर हैंडल को भी नहीं चलने दिया गया। जम्मू टूरिस्ट एरियाज को डेवलप करने के लिए जो फंड्स आए वो आप मान लीजिए कि फरवरी एंड या मार्च के एंड में भेजते हैं ताकि लैप्स हो जाए और जम्मू में किसी भी तरीके से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कोई कार्य ना हो पाए। तो कागजों में दिखा दिया कि फंड्स जम्मू के लिए दिए गए हैं, लेकिन इन इफेक्ट पैसा कोई नहीं लगेगा, और जम्मू के फंड्स जो वापस जाते हैं उन्हें कश्मीर में यूटिलाइज कर दिया जाता है, पहले से ही तैयारी करके, टेंडर्स फ्लोट करके, नए काम आइडेंटिफाई करके, क्योंकि उन्हें पता है कि जम्मू के फंड्स इस तरीके से लैप्स करवाएंगे और उन्हें कश्मीर में लगाएंगे। तो ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं। जम्मू अभी भी डिसएम्पावर्ड है, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यही परिस्थिति चल रही है। और फंडामेंटल इश्यूज पे, जो जीनोसाइडल प्रोसेसेस हैं, उन पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जम्मू के हिंदूज ने कश्मीर के हिंदूज की तरह 1990s और अर्ली 2000 में जेनोसाइड फेस किया। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जम्मू संभाग के अंदर। इन्होंने भी वही फेस किया जो कश्मीरी हिंदू ने कश्मीर में फेस किया। कंसिस्टेंट एक डिमांड है पूरे समाज की
कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ और जम्मू के हिंदुओं के साथ 1990s और अर्ली 2000 में जो हुआ, भारत सरकार उसे ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित करे, जेनोसाइड घोषित करे। भारत सरकार यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड की सिग्नेटरी है और भारत सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हिंदू जेनोसाइड को कवर अप ना करे। आज 30 से अधिक वर्ष होने को जा रहे हैं, भारत सरकार इज इन ए डिनायल मोड। भारत सरकार हिंदुओं के जेनोसाइड को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दे रही, क्योंकि उसके बाद जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी उन्हें भारत सरकार नाराज नहीं करना चाहती। तो अगर 370 और 35 से की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना होता, तो मुझे लगता है कि इन फंडामेंटल इश्यूज पे काम किया गया होता। सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को डिसएम्पावर करने के लिए पावर बैलेंस ऑफ पावर जम्मू में शिफ्ट किया होता, जो डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2021 सेंसस के आधार पे किया जा सकता था, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और हर तरीके से सही फैसले के आधार पे। तो मुझे ये लगता है कि कुछ जो फायदे, देखिए डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट अगर ध्वस्त होगी तो ऑब्वियसली कुछ फायदे होंगे जैसा आपने गिनाए, लेकिन हमें डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त करना है, खत्म करना है, ताकि इंटरनल सबवर्जन को खत्म किया जा सके और डिसीजन मेकिंग में जो प्रो कश्मीर, प्रो सेपरेटिस्ट या प्रो अलगाववादी एक बायस आपको दिखता है, वो खत्म किया जा सके और जम्मू कश्मीर को इस्लामिस्ट कंट्रोल से छुड़वाया जा सके, ताकि राष्ट्रीय हित यहाँ पे एकदम मजबूती से कायम हो जाए। जी, वैसे तो ये देखा गया है कि जब से लगभग 1919-1920 के बाद से ही जो हिंदू लीडरशिप है वो हमेशा एक अपॉलजी मोड में रही है, हमेशा अपॉलोजेटिक रही है और 1947 के बाद भी वो बंद नहीं हुआ। जैसा आपने कहा कि इसको डी फैक्टो, बल्कि मैंने एक पुस्तक लिखी है अनब्रेकिंग इंडिया, जिसमें जेएनके को मैंने काफ़ी विस्तार से उसको डील किया है और उसमें मैंने एक वाक्य लिखा है और ये लिखा है कि आर्टिकल 370 इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑफिशियल ट्रिब्यूट टू द टू नेशन थ्योरी, दैट इज एक्चुअली इट इज ऑफिशियल एक्सेप्टेंस, नथिंग एल्स। और वो टू नेशन थ्योरी आप जो कह रहे हैं, मैं काफ़ी कुछ उससे सहमत हूँ कि जो माइंडसेट है वो हमारा जो रूलिंग पावर है, चाहे वो आज की पावर है जो तथाकथित हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, उसमें भी माइंडसेट वही है कि भाई आखिरकार तो ये अलग है। इसीलिए आज भी जहाँ पर माइनॉरिटी नहीं डिफाइन किया जा सका है, आज तक ये नहीं हो पाया है कि ये बता सकें कि 97% जहाँ पर आपके वैली में, जहाँ वो मेजॉरिटी में, वहाँ पर भी माइनॉरिटी का बेनिफिट कैसे ले लेते हैं, या दूसरे क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप है इत्यादि। तो वो एक जो अपॉलोजेटिक माइंडसेट है वो अभी भी चल रहा है और जो भारतवर्ष को एक सुरक्षित बनाने का जो एक प्रयास होना चाहिए, उसमें उस सिक्योरिटी में डेमोग्राफिक सिक्योरिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये एक मूलभूत समस्या है। तो ये आपने डेमोग्राफी के लिहाज से भी बताई। मैं सिर्फ ये अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि क्या आपने इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को, आपके पास जो तथ्य हैं उनके आधार पर, क्या इसको लीगली चैलेंज किया है? देखिए, मैं डिलिमिटेशन के इशू पे बात करूं उससे पहले मैं जो आपने माइनॉरिटी का इशू बताया उस पे 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। देश के लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से माइनॉरिटी राइट्स के जरिए सबवर्जन का बहुत डेंजरस प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चल रहा है। देखिए, जून 2016 में स्वयं मैंने PIL नंबर 489/2016 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। जून 2016 में नोटिस इशू किए गए और 12 मार्च 2018 में इस केस की जजमेंट आई। इस केस में मैंने चुनौती ही इस चीज को दी थी कि जम्मू कश्मीर में जब मुसलमान मेजॉरिटी में है तो उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस कैसे हासिल है। TMA पाई जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर हमने ये कहा कि देखिए, कानून भारत में ये है कि अगर कोई नेशनल माइनॉरिटी किसी स्टेट में मेजॉरिटी में है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में उस कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, अदर नोटिफाइड नेशनल माइनॉरिटीज को मिलेंगे। तो जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है लेकिन मुसलमान नेशनल माइनॉरिटी भी है, तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा। देखिए, इस
पिटीशन की सुनवाई के दौरान तकरीबन 2 साल ये केस चला, स्वयं मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलके एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें ये कहा शुरू में कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे पिछले 70 साल में मुसलमान ही माइनॉरिटी का बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए हम जम्मू कश्मीर में इस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन थी बाय द स्टेट ऑफ इंडिया एंड बाय द स्टेट ऑफ J&K बिफोर द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट सिंस दिस इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, therefore it is sensitive and therefore minority के राइट्स मुसलमान अगर ले रहे हैं तो उस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। एक क्लियर एक्नॉलेजमेंट थी कि एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट है। माइनॉरिटीज मुस्लिम वीटो, ये एक नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटी हैं उनके हक भी मुसलमानों को ही मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पे 2 बार इस केस में 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, राज्य सरकार पे भी 2 बार जुर्माना लगाया, और उसके बाद अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने शुरू में तो पहले नूरा कुश्ती की, आपस में लड़े झगड़े, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि देखिए जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, पिटिशनर इस केस में जो भी मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम समयबद्ध तरीके में सब चीज को ठीक करके माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देंगे। अनफॉर्चुनेटली 12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस एफिडेविट के आधार पर केस को डिस्पोज ऑफ किया, उसके बाद से अभी तक भारत सरकार जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर माइनॉरिटीज के, नॉन मुस्लिम्स के 60 से 70 स्कीम्स के बेनिफिट आज की डेट में भी मुसलमानों को दे रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है, प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में 15 अलग अलग स्कीम्स हैं जो केवल माइनॉरिटीज के लिए है। हाई पावर्ड स्कॉलरशिप्स, एक बच्चे को 4-4, 5-5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, एक स्कीम में 800 बेनिफिशियरीज जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 717, 750 के करीब मुस्लिम समुदाय से जिनका बनता नहीं है, उन्हें दी जा रही है आज की डेट में भी। और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है उसकी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस का क्लॉज 7B है, सब लोग डाउनलोड करके देख लें, मजे से गूगल में मिल जाएगा। क्लॉज 7B में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में साबित करवाया, कि वो नेशनल माइनॉरिटी जो स्टेट में मेजॉरिटी में है उस पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं लेगी। इन स्टेट्स के नाम है पंजाब, जम्मू कश्मीर, कुछ यूटीज का भी नाम दिया गया कैटेगोरिकली। तो प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं अपनी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को वायलेट करके हजारों लाखों करोड़ रुपए इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे रहा माइनॉरिटी के नाम पे, जहां एक बहुत बड़ा स्कैम है। उसके साथ साथ ही नॉन मुस्लिम्स का एक मुस्लिम ऑर्डर में, मुस्लिम हेजेमोनिक सिस्टम में, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का भी मामला है। इतना ही नहीं, ये अधिक सीरियस मामला नहीं है, अधिक सीरियस मामला इससे आगे बनता है। देखिए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की स्ट्रगल को, सेपरेटिज्म की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट क्यों हासिल है? देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ की जो सेपरेटिस्ट संगठन है, अलगाववादी संगठन है, उनके लिए माइनॉरिटी स्टेटस होना इज अ बून। सवाल है कैसे? देखिए यूएन ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, उस चार्टर के हिसाब से ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द स्टेट। यानी हिंदू के माइनॉरिटी राइट्स नहीं है क्योंकि वो तो मेजॉरिटी में है। तो ह्यूमन राइट्स किसके होंगे? ह्यूमन राइट्स किसके? ह्यूमन राइट्स केवल और केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही प्राप्त है। और अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कोई भी सिग्नेटरी मुल्क करता है तो फिर इंटरनेशनल ताकतें, थर्ड पार्टीज उस कंट्री के सोवरेन अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती हैं। अब देखिए कश्मीरी मुसलमान के पास जो जिहाद की जंग जम्मू कश्मीर में लड़ रहा है, अलगाववाद की जंग लड़ रहा है, उसके पास इलीगल तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस है। कश्मीर में जो न्यूज़पेपर्स छपते हैं, जो सरकार की, भारत सरकार और राज्य एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की एडवर्टीजमेंट के रेवेन्यू से चलते हैं, उन अखबारों में हफ्ते में 3 झूठी, अनरिबटेड, फॉल्स, कंकॉक्टेड, वन साइडेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन की स्टोरीज लगा के ये लोग यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के पास जाते हैं। ये वहां पे जाके इन अखबारों के आधार पे साबित करते हैं कि इंडिया एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, एक इंपीरियल फोर्स है, ऑक्यूपेशन आर्मी हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है और हम माइनॉरिटीज हैं, इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए।
इस तरीके से वो यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के पास जाके अपनी अलगाववाद की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट दिलवाते हैं। तो देखिए, ये इंटरनेशनल सपोर्ट उन्हें केवल एक ही कारण से मिल रही है, क्योंकि उनके पास माइनॉरिटी का दर्जा हासिल है। अगर भारत सरकार को अलगाववाद की स्ट्रगल को कंटेन करना है जम्मू कश्मीर में, तो माइनॉरिटी स्टेटस आप इनका हटा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी, और कानून की भी वही पोजीशन है। लेकिन जी हाँ, नहीं, आपकी बात मेरे समझ में आ गई। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि the government of India is in contempt, and Absolutely. it is not only in contempt, it also amounts to perjury. Absolutely, it amounts to perjury, it amounts to contempt, और कोविड के कारण we had to postpone it. There are other options also that are available to us even in the J&K High Court. मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देखिए, स्कैम करप्शन का भी बहुत बड़ा मामला है। पिछले 70 वर्षों से इलीगल बेनिफिशियरीज को इलीगल तरीके से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। आपने नरेगा स्कैम का तो हर जगह सुना होगा कि वो वर्कर्स जो ग्राउंड पे काम नहीं करते, जेसीबीज लगा के जो काम दिखा देते हैं कि भाई हो गया, उन्हें पैसा मिलने के कारण हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। तो यानी इलीगल बेनिफिशियरीज को स्कीम का फायदा मिला तो वो घोटाला है। तो यहाँ पे तो क्लियरली आप डिफाइन कर रहे हैं कि कौन बेनिफिशियरी है, कौन नहीं है, और अपनी गाइडलाइंस को ही वायलेट करते हुए इलीगल बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दे रहे हैं, स्टेट एक्सचेकर का लॉस कॉज करवा रहे हैं, और लॉस गोज इनटू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स एवरी ईयर। 60 से 70 स्कीम्स हैं। अगर आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की मिला लीजिए, सोशल वेलफेयर की मिला लीजिए, आप प्रधानमंत्री कार्यालय की मिला लीजिए, 60 to 70 स्कीम्स, एक एक स्कीम में 4-4, 5-5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप, सॉफ्ट लोन्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, तरह तरह की स्कीम्स माइनॉरिटी के लिए जितनी भी है। तो आई थिंक, लेकिन मैंने जो दूसरा इसका पहलू बताया, जो सबवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत आवश्यक है, किसे अलगाववादी लोग, इस स्टेटस को अलगाववादी लोग इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए। तो अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में भारत सरकार, इंडियन स्टेट सपोर्ट कर रही है, इट इज इंटरनेशनलाइज कर रही है, और अपने सोवरेन अफेयर्स में इंटरफेयर करने के लिए काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन, जो हम सदा सदा ये कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी।